मैं एक माँ हूँ और माँ के जीवन में उसके बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। वह सोते उठते बैठते जागते हर वक्त सिर्फ अपने बच्चों की ही रहती है। बहुत दिनों के बाद आज मेरे घर में खुशियों ने दस्तक दी थी। नहीं तो बीते कुछ महीने मेरे लिए बहुत ही असहनीय थे। मेरे जीवन में बहुत दर्द व तकलीफ था, जिसे कि सिर्फ मैं ही समझ सकती थी। आज मैंने अपने घर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया था। हर तरफ गेंदा और गुलाब के फूलों की लड़ियां महक रही थी। उसकी खुशबू मुझे मंत्रमुग्ध कर रही थी। चारों तरफ घर में सिर्फ रौनक ही रौनक थी। मंगल गीत गाए जा रहे थे, क्योंकि आज मेरे बेटे की शादी थी। लेकिन इस शादी के पीछे भी एक बहुत बड़ी ही राज छुपी थी। और वो यह थी कि मेरे बेटे आयुष की शादी जो मैं बहुत ही धूमधाम से कर रही थी, वो ये पहली शादी नहीं थी, बल्कि आज से साल भर पहले ही मेरे बेटे की पहली शादी हो चुकी थी। लेकिन वह सिर्फ नाम मात्र की शादी थी। इसकी पत्नी रात भर भी इसके साथ रह न सकी थी और शादी की रात ही इसे छोड़कर इस घर से और इसकी जिंदगी से भाग गई थी। यह बात सिर्फ मेरे कुछ करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी को भी पता नहीं थी। परंतु इस घटना को साल भर बीत चुके हैं और आज मैं फिर से अपने बेटे की शादी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से कर रही थी, ताकि किसी को शक ना हो कि यह मेरे बेटे की पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी है। मेरा बेटा आज राजकुमार की तरह सजा हुआ था। वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा, उसकी नीली नीली आंखें, जो भी लड़की उसे देखती थी पहली नजर में ही उसका दीवाना हो जाती थी। आज उसकी जिंदगी में काव्या नाम की खूबसूरत लड़की आने वाली थी, जो कि मेरी अब बहू बन चुकी थी। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद उसे मेरे बेटे के कमरे में भेज दिया गया था। सारे रिश्तेदार अपने अपने कमरे में चले गए थे और मैं भी अपने कमरे में चली आई थी। आज मैं बहुत ही ज्यादा थक गई थी। मुझे थकान के कारण नींद आने लगी थी, लेकिन मेरा दिमाग मुझे सोने की इजाजत नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आज फिर कुछ बुरा होने वाला है। और फिर वही हुआ जिसका मुझे शक था। थोड़ी ही देर के बाद मेरी बहू काव्या की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। वो जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। घर में आए सारे रिश्तेदार हैरान और परेशान थे। मेरी एक रिश्तेदार मुझे कहने लगे, तुम्हें अपने बेटे के कमरे में जाकर देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारी बहू इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है। जाकर देखो तो सही कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे ने जल्दीबाजी में उस लड़की के साथ कुछ कर दिया है। आखिर तुम्हारा बेटा हट्टा कट्टा जवान मर्द है और तुम्हारी बहू एकदम मासूम सी गुड़िया जैसी है। तुम्हारे बेटे को समझना चाहिए कि हमेशा सब्र से काम लेना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे बेटे ने उसके साथ, ये कहते कहते वह औरत चुप हो गई थी। मुझे सभी कुछ समझ में आ रहा था कि आखिर वह औरत मुझसे क्या कहना चाह रही थी। उसका इशारा सीधे सीधे मेरे बेटे की हरकतों की तरफ था। मैं चुपचाप से भूत बनकर खड़ी थी। समझ में नहीं आ रहा था बेटे के कमरे में जाऊं या ना जाऊं। फिर उसी वक्त मेरे एक और रिश्तेदार ने मुझे जल्द से जल्द कमरे में जाने के लिए कहा, क्योंकि काव्या की आवाज लगातार कमरे में गूंज रही थी और यह आवाज कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी। वह लोग कहने लगे कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम्हें जल्द से जल्द अपने बेटे के कमरे में जाना चाहिए। वह किसी के घर की बेटी है और तुम्हारे घर की बहू है। वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। सभी लोग मुझे जबरदस्ती मेरे बेटे आयुष के कमरे में भेजने लगे। मैं बेटे के कमरे के पास जाकर अभी दरवाजा खटखटाती ही कि उससे पहले वो लड़की खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। उसकी हालत देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। जैसे हम सभी लोग बहुत ही देर से सोच रहे थे, क्योंकि वह वैसी दुल्हन बनी हुई थी जैसे हमने उसे कमरे में बैठाया था, वैसे ही ज्वेलरी पहने हुए, मेकअप किए हुए। लेकिन वह न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह से कमरे से बाहर आई और मेरे पर नजर पड़ते मुझे कहने लगी, अगर आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप भी उसके साथ ऐसा ही करती और उसे उसके पास भेज देती। इतना कहकर वो वहां से जाने लगे। मैंने उसे रोकने की बहुत ही कोशिश की, उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से पूछा, आखिर बताओ तो तुम्हारे साथ मेरे बेटे ने क्या किया।
मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। कहने लगी, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती, आप उसकी माँ हो, आप उसके बारे में मुझसे ज्यादा जानती होंगी, आपने जानबूझकर मेरी जिंदगी खराब की है। यह कहकर काव्या जोर जोर से रोने लगी और फिर कहने लगी, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ पर अब एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, मुझे आपके बेटे की शक्ल भी नहीं देखना। यह कहकर वह सबको हटाते हुए दरवाजे की तरफ भाग गई थी। मैं उसे रोकना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि आखिर रीजन क्या है। मेरी पहली बहू भी इसी तरह घर छोड़कर चली गई थी और अब दूसरी बहू भी शादी की पहली रात ही घर छोड़कर चली गई थी। वह सीधा अपने माँ के घर गई थी और थोड़ी देर बाद उसके माँ बाप का फोन आया। वो बहुत ही परेशान थे और गुस्सा में थे। कहने लगे, आपने और आपके बेटे ने हमारे बेटे के साथ आखिर क्या किया है, क्योंकि वो जब से आई है पागलों की तरह रो रही है, ना कुछ बताती है, ना ही कुछ कहती है, ना ही कुछ बोलती है। मैं अपने बेटे के पास गई, मैंने कहा, आखिर तुमने काव्या के साथ क्या किया। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कहने लगा, माँ मेरा यकीन करो, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, जबकि मुझे पता था यह सब कुछ मेरे बेटे का ही किया धरा है, क्योंकि यह कोई पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी मैंने अपने बेटे की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से करवाई थी। वह भी शादी की पहली रात इसी तरह चीख मारते हुए घर से बाहर भाग गई थी। आज फिर जब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाई, तब भी वही हुआ जो आज से 2 साल पहले उसकी पहली शादी में हुआ था। मैं बड़ी ही मुश्किल से अपने रिश्तेदारों को समझा रही थी यह बात अब और आगे ना फैलाएं, परंतु मेरे रिश्तेदार मुंह बनाकर ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रहे थे। फिर मैं जब बेटे के कमरे में गई तो मैंने देखा कमरा बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा था जैसे मैंने सजाया था। कमरे को देखकर एक जरा भी ऐसा नहीं लगता था कि उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई होगी या झगड़ा हुआ होगा या फिर उन दोनों ने आपस में समय बिताया होगा। मैं बार बार आयुष से पूछ रही थी, बेटा आखिर बताओ बात क्या है, आखिर काव्या इस तरह से चीखते हुए क्यों भाग गई थी, तुमने उसे क्या कहा था। फिर वो कहने लगा, माँ मेरी बातों पे यकीन करो, मैंने काव्या को कुछ भी नहीं कहा था, मुझे क्या पता कि वह क्यों चीख रही थी, मैं तो बस कमरे में दाखिल हुआ और वह मुझे देखते ही चीखने लगी थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसका चीखना बंद ही नहीं हुआ और वह गेट खोलकर भाग गई। बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। वह कितना आसानी से यह सब कह रहा था, उसके आंखों में देखने से लगता था वह बिल्कुल सच बोल रहा है, वरना जो इंसान झूठा होता है उसका पता चल जाता है। मेरे सबसे करीबी रिश्तेदार मेरी बहन ही थी जो मेरे बच्चों की मौसी थी। मेरी एक बेटी भी थी जो शादी करके विदेश चली गई थी और मैं और मेरा बेटा यहाँ पर एक साथ रहते थे। उस लड़की को गए हुए थोड़ी ही दिन गुजरे थे कि उसने हमारे घर पे तलाक का कागज भिजवा दिया। उसने सिर्फ यही कहा था कि मुझे और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ तलाक चाहिए। कोर्ट में वकीलों ने आपस में बहस किया और उस लड़की से तलाक का कारण पूछा तो उसने कोर्ट में बस इतना ही कहा कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, बस जज साहब आप इससे मेरी जान छुड़ा दो, बहुत ही मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इसके साथ नहीं रहना चाहती। बस अब और मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है। फिर जब मेरे बेटे को पूछा गया तो उसने भी कहा, अगर यह रहना नहीं चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको तलाक देने को तैयार हूँ, मैं सिग्नेचर करने को तैयार हूँ। मेरा एक ही बेटा था, वह भी बड़ी ही मुश्किलों से मन्नत मुरादों से दुनिया में आया था। जब मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और मुझे औलाद का सुख नहीं मिला था तो फिर मेरे सारे परिवार वाले मुझे ताना देने लगे। मेरे पति से कहने लगे, तुम्हारी पत्नी कभी भी मां नहीं बन सकती है, यह तो एक ऐसा पेड़ है जिस पर कभी फल लगता ही नहीं। मेरे पति के कान भरे गए। उसको कहा गया, तुम दूसरी शादी कर लो और इसे छोड़ दो, ये तुम्हें बच्चा कभी भी नहीं दे सकती है। लेकिन मेरा पति अच्छा इंसान था, मुझसे प्यार करता था, वह बेचारा सबकी बात सुनता था लेकिन कुछ भी नहीं बोलता था और ना ही उसने दूसरी शादी की, क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। उन्हें दूसरों की बातें सुनना मंजूर था, परंतु मुझे छोड़ना एक जरा भी मंजूर ना था। मैं भगवान का शुक्रगुजार थी, उसने मुझे इतना अच्छा पति दिया था, परंतु सिर्फ मेरे जीवन में एक ही दुख था और वह था कि मैं मां नहीं बन पा रही थी। मैंने उम्मीद नहीं हारी। सुबह शाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ
तक हो सका मैंने मन्नतें मांगी और फिर एक दिन उस ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे दामन में भी खुशियां भर दी। भगवान की इतनी कृपा हुई कि कुछ ही दिनों के बाद मेरा बेटा आयुष पैदा हुआ और फिर करीब 1 साल के बाद मेरी बेटी सुरभि पैदा हुई, जो कि अभी विदेश में शादी करके अपने पति के साथ सुख से रह रही थी। दुख तो सिर्फ मुझे मेरे बेटे के नसीब से था, क्योंकि 2 शादियां होने के बाद भी मेरे बेटे के नसीब में पत्नी का सुख नहीं लिखा था। बात थी कि शादी की पहली रात को मेरी बहू घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती थी। ऐसी बात नहीं थी कि मेरा बेटा देखने में सुंदर नहीं था, वह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह था। वो बहुत ही गोरा चिट्टा था, उसका रंग ऐसा था जैसे हाथ लगाओ तो मेला हो जाएगा। फिर ऐसे खूबसूरत मर्द को कोई लड़की छोड़कर कैसे जा सकती थी, वो भी शादी की पहली ही रात को, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। आखिर 1-2 घंटे में ऐसा क्या हो जाता था कि लड़की अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लेती थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह एक बार होता तो शायद हम लड़की पे इल्जाम लगाते, वह किसी और को पसंद करती होगी, उसकी शादी उसके माँ बाप ने जबरदस्ती करवाई होगी, इसलिए हमारे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर और झूठ बोलकर चली गई। लेकिन यह तो दूसरी लड़की थी, उसने भी बिल्कुल वैसे ही हरकत की थी जैसे पहली वाली लड़की ने की थी। एक बार मैंने फिर से प्यार से अपने बेटे से इस बारे में बातें करने की कोशिश की। बातों ही बातों में मैंने उसे बताया कि बेटा, जब शादी होती है तो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर अपने मन में हजार सपने लेकर अपने ससुराल आती है। उसे अपने पति से बहुत ही ज्यादा उम्मीद रहती है, वह हर वक्त चाहती है कि पति उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करे। और तो और बेटा, पति को भी उसके साथ बहुत ही अच्छे से प्यार से बातें करनी होती है। पत्नी के लिए बहुत ही प्यारा सा तोहफा लेकर जाना होता है, उसके साथ बहुत ही प्यार से बातें करनी होती है, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाना होता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया होता है। मेरी बातों पर मेरा बेटा आयुष बुरी तरह से चिढ़ गया और कहने लगा, माँ आप ये कैसी बातें कर रही है? मैंने अपनी पत्नी से बहुत ही अच्छे से बातें की थी, उसे मुंह दिखाए में तोहफा भी दिया था, लेकिन पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया, वह जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। ना जाने क्यों माँ, वह दोनों के दोनों लड़कियां बिल्कुल ही एक जैसी ही हरकत की थी। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। यह कहकर मेरा बेटा अपने कमरे में चला गया था। पता नहीं क्यों मेरे मन में तो यह भी आया था कि अवश्य ही किसी ने मेरे बेटे पर जादू टोना करवाया है ताकि उसकी शादी ना हो। पैसों की हमारे पास कमी तो थी ही नहीं, मेरा पति इस दुनिया में नहीं था, लेकिन जाने से पहले इतना पैसा हमारे लिए छोड़ गया था कि मैं आराम से अपने और अपने बेटे की जिंदगी बिता सकती थी। और पति को छोड़े हुए पैसे से मेरे बेटे ने एक बिजनेस भी खड़ा कर लिया था, जो भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा था। मुझे तो अब हमेशा ऐसा ही लगता था कि किसी ने काला जादू करवाया है मेरे बेटे पर। लेकिन वह कौन था जो यह नहीं चाहता था कि उसका घर बस जाए, क्योंकि मेरे परिवार में सबके ही घर बार थे, सब लोग अमीर थे, उनके बच्चों की भी शादियां हो चुकी थी। फिर उनको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मेरे बेटे की शादी हो या ना हो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, बंटवारा भी हो चुका था, सबका अपना अपना घर था। फिर क्या बात थी जो यह सब कुछ मेरे बेटे के साथ हो रहा था। फिर भी मैं अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। मैं चाहती थी वह भी औरों की तरह अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारे। खैर, मैंने तीसरी लड़की भी पसंद कर ली। उसकी दूसरी शादी के 9 महीने बाद मैंने यह रिश्ता पसंद किया था। ये लड़की बहुत ही ज्यादा समझदार थी, बल्कि लड़की तो डॉक्टर थी। मैंने उसे कहा भी था, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो तुम अच्छे से संभाल लेना। उस लड़की का नाम आलिया था। कहने लगी, मुझे आपका बेटा पसंद है और आपके बेटे को मुझसे शादी पर कोई ऐतराज तो नहीं है। अब घर में शादी की तैयारियां होने लगी थी। पूरे खानदान में मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहा हम लोग ज्यादा धूमधाम से शादी नहीं करेंगे। लड़की वालों ने कहा हमें भी नहीं करनी, बस घर के ही लोग होंगे, लड़का लड़की खुश रहे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। पर लड़की ने कहा, मेरी एक इच्छा है कि शादी तो चलो सादगी में हो जाएगी, पर मुझे हनीमून के लिए उनके साथ बहुत ही अच्छी जगह पर जाना है। मुझे उसकी इस शर्त से कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पैसों के तो भगवान ने दिल खोल कर दिया था।
मैंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम जहाँ कहोगी, जितना दिन के लिए कहोगी उतना दिन तक मैं तुम्हारा अपने बेटे के साथ पैकेज बुक करवा दूंगी और वह सब कुछ मेरी तरफ से होगा। ऐसा सुनकर वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। मैं इस बार कोई भी गलती करने की मूड में नहीं थी। फिर जब शादी हो गई और वह मेरे बेटे के कमरे में जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा, देखो अब तुम इस घर की बहू और घर के सारे राज अब तुम्हारे राज हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। कुछ मर्दों को शौक होता है पहली रात को अपनी पत्नी पर रौब जमाने का, क्योंकि उनके यार दोस्त उन्हें भड़का देते हैं, लेकिन धीरे धीरे सारे मर्द ठीक हो जाते हैं। इसलिए तुम भी ज्यादा टेंशन मत लेना। अगर वो कोई उल्टी सीधी बात करे और तुम्हें बुरे लगे तो तुम अगले दिन मुझे बताना, मैं उसकी क्लास लगाऊंगी। आखिर मैं तुम्हें बहू कम और बेटी ज्यादा माना है, लेकिन बेटा छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। वो कहने लगी, मम्मी जी आप चिंता मत करो, मैं पढ़ी लिखी समझदार 26 साल की हूँ, मुझे आपके बेटे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि मैं तो खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति दिया है। वह अगर मुझसे 2-4 बातें भी सुना देता है तो मैं सुन लूंगी, क्योंकि मेरा किसी और के साथ कोई भी चक्कर नहीं है। मैं आपके बेटे को दिल से अपना पति मान चुकी हूँ और मैं रिश्ते को पूरी दिल से निभाऊंगी। मैंने कहा, अरे नहीं बेटा, मेरी बात को बुरा मत मानना, बस मैं बड़ी परेशान हूँ। पिछली बार भी मैंने बहुत ही अरमानों से अपने बेटे की शादी की थी, लेकिन मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया था, बस इसलिए ही परेशान हूँ। उसने मुझे बहुत ही तसल्ली दी, कहने लगी, आप चिंता मत करो, आप आराम से सो जाओ, मैं सबको संभाल लूंगी। और जाते जाते इतना भी कहा गई थी कि मुझे 15 दिन के लिए हनीमून पर जाना है। मैंने कहा, अरे तुम जहाँ कहोगी वहां भेज दूंगा, तुम्हें बस किसी तरह शादी के 3-4 दिन सुकून से गुजारने हैं। वो जिस तरह से बातें कर गई थी, मुझे पूरा विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है उन लड़कियों को पहले से कोई चक्कर हो, इसीलिए वह मेरे बेटे पर इल्जाम लगाकर भाग गई। खैर अब मैं भी अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि उसने कहा था कि आप सुकून से सो जाए, पर मुझे नींद कहाँ आ रही थी। फिर भी मैं लेट गई, क्योंकि बहुत ही थक गई थी। 2 नहीं 3 नहीं 4 घंटे गुजर गए थे, तो मुझे भी तसल्ली हो गई, चलो मामला सेट हो गया। लेकिन जैसे सुबह की पहली रोशनी मेरे कमरे में आई, मैं जल्दी से उठकर अपने बेटे के कमरे की तरफ जाने लगी तो मैंने देखा कि उसका कमरा खुला हुआ था और ना ही मेरे बेटे कमरे में थे और ना ही मेरी बहू कमरे में थी। मैंने बेटे को बाथरूम में जाकर आवाज लगा आई तो बेटे ने कहा, माँ मैं भी बाथरूम में हूँ। फिर मैं अपनी बहू को कमरे में ढूंढने लगी, परंतु मुझे कहीं नहीं मिली। मैं घर का एक एक कोना देख लिया था, परंतु बहू कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। सभी लोग बहू को तलाश कर रहे थे। तब तक मेरा बेटा भी बाथरूम से निकल कर आ गया। मैंने उससे पूछा, आयुष दुल्हन कहाँ है? तो उसने कहा, माँ हम लोग बहुत ही थक गए थे, फिर हम लोग सो गए। सुबह जब मैं उठकर बाथरूम में गया तो वहाँ बिस्तर पर नहीं थी। मुझे लगा आप उसे लेकर गए हैं। फिर मैं बाथरूम चला गया। हमने जल्दी से ही उसके घर वालों को फोन किया तो वो फोन भी नहीं उठा रही थी। शाम को जाकर उन्होंने फोन उठाया और कहा, अब कोर्ट में ही मुलाकात होगी। मेरी बेटी को किसी भी कीमत पर बस तलाक चाहिए। हमारी बेटी आपके लड़के के साथ जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती है। इसका मतलब फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर था। लेकिन इस बार लड़की चीखते चिल्लाते वहां से नहीं निकली थी, बल्कि चुपचाप से कमरे से निकलकर भाग गई थी। अब छोटे बेटे में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा और गुस्से में आकर मैंने उसका गिरीबान पकड़ लिया और कहा, अब तू सच सच मुझे बता कि आखिर तू लड़कियों के साथ क्या करता है? मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी मुझे आपकी कसम मैं कुछ भी नहीं करता। मैंने कहा, मेरी झूठी कसम मत खाओ। वो कहने लगा, मम्मी आप कैसी बातें करती हो? आज तक मैंने कभी आपको झूठी कसम खाई है? मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और मैं करती भी तो क्या करती। मुझे अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा विश्वास था और यह भी सच था कि उसने आज तक कभी भी मेरी झूठी कसम नहीं खाई थी, तो फिर वह आज कैसे खा सकता था? मैंने अपना सर पकड़ लिया। मुझे मेरी बहन ने बता दी, अब तो इसकी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे और पहले पता कर कि आखिर किसने तुम्हारे बेटे पे जादू टोना करवाया है कि उसकी शादी टिकती ही नहीं है। मैंने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। वह मुझे अपने साथ एक जाने पहचाने वाले आदमी के पास ले गई थी। मैं अपने बेटे का रुमाल भी साथ लेकर गई थी। उसने रुमाल हाथों में पकड़ा और कोई मंत्र पढ़ने लगा। उसके बाद उसने कहा, इस लड़के पे कोई ज्यादा
काला जादू नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि वह आदमी झूठा नहीं था। वह तो अपने पैसे बनाने के लिए कह सकता था कि मेरे बेटे पर बहुत भयानक काला जादू हुआ है और उसका तोड़ करना पड़ेगा। फिर मैंने उसे कहा, तो आखिर मेरे बेटे के साथ ये सब क्यों हो रहा है? तो वह फिर कहने लगा, यह तो आपको ही पता लगाना पड़ेगा या फिर उन लड़कियों से पूछो। मैंने कहा कि वह लड़कियां तो कुछ नहीं बोलती। फिर वो बाबा कहने लगे, तो बस आपके पास अब एक ही रास्ता है, आप अपने बेटे से ही पूछो, कि सच्चाई बता देंगे। मैं मायूस होकर वहां से लौट आई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। मैं एक बार फिर से अपने बेटे से पूछने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह तो ऐसा नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बल्कि मेरे बार बार पूछने पर वह एकदम से चिढ़ सा गया और कहने लगा, मम्मी आप क्यों बार बार मुझे तंग करती हो? मैं एक बार नहीं बल्कि आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि मैंने लड़कियों के साथ कुछ भी नहीं किया है। वो तो खुद ही भाग जाती है। मैंने अपना सर पकड़ लिया, करूँ तो क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा बेटा भी चुपचाप से अपने कमरे में चला गया था। अब तो मेरे दिमाग में इस सच्चाई को जानने का एक ही तरीका रह गया था, और शायद वह तरीका गलत भी था, सही तो बिल्कुल नहीं था। परंतु मैं क्या करती? मैं माँ थी, मैं अपने बेटे को क्यों तन्हा अकेला नहीं छोड़ सकती थी? जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने बेटे का ख्याल रख रही थी। मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? यही सब सोच सोच कर मेरा दिमाग अब इस राज पर से पर्दा हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। कुछ न कुछ राज तो अवश्य ही था, और अब मैं एकदम से सोच लिया था, मैं राज किसी भी हालत में जानकर रहूंगी कि आखिर शादी की पहली रात ही उस कमरे में क्या होता है। और उसके लिए मेरे पास बस एक ही तरीका था कि मैं किसी तरह खुद से उसके कमरे में चली जाऊं। मैंने 1 साल तक इंतजार किया। इस बीच मैंने कुछ नहीं किया। अपने बेटे के सामने उसकी शादी के बारे में एक बार भी बात ना की, और ना ही उसे कहा मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढ रही हूँ। लेकिन फिर जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, मैंने कहना शुरू कर दिया, मैंने एक लड़की की तलाश कर ली है और उसके साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। शादी कोर्ट में होगी, सब कुछ बहुत ही छुप छुपा कर करना होगा, किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर इस बार भी लड़की भाग गई तो फिर सारी जिंदगी में तेरी शादी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि लड़की ढूंढ ढूंढ कर मैं थक गई हूँ। मैंने एक बात और अपने बेटे के बारे में नोट कर ली थी कि पहले मेरा बेटा शादी के नाम पर खुश होता था, परंतु आज पहली बार वह शादी के नाम पर खुश ना था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती उसकी शादी मैं करवा रही हूँ। खैर इस बार भी उसकी शादी हो गई। वह पहले से अपने कमरे में था। मैंने कहा, थोड़ी देर बाद तेरी दुल्हन को तेरे कमरे में भेज दूंगी। उसने कहा ठीक है, और वो अंदर चला गया। पर इस बार तो कोई दुल्हन थी ही नहीं, क्योंकि यह सब कुछ मैंने झूठ बोला था। मैं खुद ही दुल्हन के कपड़े पहनकर उसके कमरे में चली गई और लाइट पीछे से सके कि कौन है। अब कमरे में थोड़ी सी रोशनी थी जिसमें वो पहचान नहीं सका कि कौन है। मैं जाकर बेड पर बैठ गई और यह सोच रही थी कि अब इसके बाद क्या होगा। मेरा तरीका शायद थोड़ा सा अजीब था, थोड़ा नहीं बहुत ही अजीब था, पर मैं क्या करती, कैसे पता लगाती, क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ था इसी बंद कमरे में अंदर हुआ था। लड़कियों ने अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं बोला था। उन्होंने मेरे बेटे को भला बुरा कहकर तलाक ले लिया था, लेकिन सच क्या था वह नहीं बताया था। ऐसा भी क्या होता था इस कमरे में? मैं उन लड़कियों से फोन पर बात करना चाहती थी, लेकिन वह मेरी आवाज सुनते ही फोन को काट देती थी। फिर इस वक्त मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं अपने बेटे के बेड पर दुल्हन बनी बैठी हुई थी। पूरा कमरा खुशबू से नहाया हुआ था। आने वाले पलों को सोच सोच कर मेरी जान निकल रही थी कि पता नहीं आगे क्या होने वाला था। मैं आयुष की तरफ से ही बोलने का इंतजार कर रही थी। मैं बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे बोलने से आयुष मुझे पहचान जाता। हम दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। कुछ देर तक तो आयुष कुछ भी नहीं बोला, फिर अचानक ही बोलने लगा, उफ, इस लाइट को आज ही जाना था, लेकिन देखो आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब तक तो वह ठीक से ही बातें कर रहा था और मैं चुपचाप से उसकी बातें सुन रही थी। मैंने अपने चेहरे पर एक लंबा सा घूंघट डाला हुआ था। फिर उसने कहा, अगर आज तुम यहाँ से चीखते चिल्लाते हुए भागी तो उसके बाद मेरी माँ मेरी शादी करवाने का ख्याल अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल देगी और मैं शादी की झंझट से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। और अब तुम ये सोच रही होगी कि तुम यहाँ से क्यों भागोगी, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्योंकि मेरे बारे में जानने के बाद कोई भी लड़की मेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहेगी। परंतु मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ,
अगर बाहर जाकर तुमने किसी को भी इस कमरे में क्या हुआ है उसके बारे में बताया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप का भी क्या अंजाम होगा वह तुम सोच भी नहीं सकती हो। सबसे पहले मैं तुम्हारे माँ बाप को ऐसी जगह पर गायब करूंगा कि किसी को भी पता ही नहीं चलेगा। यह सब कहते कहते अचानक से आयुष की आवाज बदलने लगी थी। ऐसा लगा जैसे उसे पागलपन का दौरा पड़ने लगा हो, वह तो किसी और ही दुनिया में चला गया था। मुझे तो अब डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके बैठी रही। मैं और भी कुछ जानना चाहती थी। आखिर उसकी आवाज एकदम से बदलने क्यों लगी थी? उसके बोलने का अंदाज एकदम से बदल चुका था। अगर शादी की पहली रात कोई लड़की अपने पति से इस तरह की बातें सुनेगी तो वह डरेगी नहीं तो और क्या करेगी? यह मेरा बेटा किस तरह से बोल रहा था? यह तो ऐसे बोल रहा था जैसे कि कोई गली का गुंडा या मवाली हो। मैंने तो उसकी ऐसी परवरिश नहीं की थी। आगे कहने लगा, अभी लाइट आती है तो तुम यह कपड़े बदल लेना, क्योंकि तुम्हारे यही कपड़े मुझे पहनना है। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इस दुल्हन के कपड़ों को पहनकर कैसा लगता हूँ। और मेरा मेकअप भी तुम ही करोगी और सारी जिंदगी तुम्हें मेरे साथ इसी तरह रहना होगा। अगर रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही बंदी बनाकर रखूंगा। मेरे खिलाफ जबान खोला तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अपने भी नहीं बचेंगे। मैंने यह बात कभी किसी को पता नहीं लगने दी है। वैसे मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरी अपनी एक अलग ही दुनिया है जिसकी शहजादी मैं खुद हूँ। उसका इतना कहना था कि मेरा दिल बैठ गया था। अब मैं खुद पर काबू नहीं कर पाई और वहां से भाग गई। वह जो करना चाहता था वही हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार जो भागी थी वह दुल्हन नहीं, उसकी माँ थी। और उसकी माँ को सच्चाई पता चल गई थी। तो यह थी मेरे बेटे की सच्चाई। इसलिए मेरे बेटे के पास कोई भी लड़की नहीं टिकती थी, क्योंकि मेरा बेटा मर्द नहीं बल्कि कुछ और ही था। वह शरीर से तो मर्द था, लेकिन उसके अंदर एक औरत की आत्मा थी। जब तक वह इस तरह की बात एक लड़की के साथ करता होगा तो भला कौन सी लड़की ऐसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहेगी? इसलिए वह लड़कियां भाग जाती थी और आयुष सबको इतना डरा देता था कि वह किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। बस यही कहती थी कि मुझे तलाक दिलवा दो। 2-3 हफ्ते तक मैंने यह बात अपने दिल में दबाई रखी थी। मैं दुखी थी, परेशान थी, रोती रहती थी। मेरा बेटा भी अब मेरे लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं बेड पर से उठ भी नहीं पा रही थी। फिर एक दिन मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारी सच्चाई जान गई हूँ। मेरी बातें सुनकर वह हैरान हुआ। उसने कहा, अगर मैं आपको पहले यह सब बताता आप कभी भी मेरा साथ न देती। आप तो बस मेरी शादी करवाना चाहती थी। नहीं कर सकता मैं किसी से शादी। मैं शादीशुदा जिंदगी के लायक ही नहीं हूँ। मैं शादी के लिए बना ही नहीं हूँ। मेरे अपनी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हूँ। मैंने आयुष के कमरे में देखा था, उसने लड़कियों के कपड़े इकट्ठे करके रखे थे। उसके पास मेकअप का सामान था, हर वह चीज थी जो लड़कियां इस्तेमाल करती थी। इतनी मन्नतों के बाद भगवान ने मेरी झोली में खुशियां भरी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी खुशियों को यूं इस तरह से नजर लग जाएगी। मेरा घर में बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हुई थी, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने वह जहां छोड़ दी, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही बदनाम हो गए थे। मैं अपने बेटे को लेकर एक दूसरे शहर आ गई। अब यहाँ हमें कोई भी नहीं जानता था। मैंने उसकी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया था। मैंने अपनी बहन को यह बात बताई तो वह कहती, आयुष का इलाज करवाओ, लेकिन वह इलाज के नाम से ही पागल हो जाता है, उसे दौरा पड़ने लग जाता है। मैंने अपने बेटे पर ध्यान देना शुरू किया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे सारी बातें पहले नजर क्यों नहीं आती थी? मेरे बेटे के कमरे में घुंघरू के बजने की आवाज आती थी। वह अपने कमरे की सफाई किसी को भी नहीं करने देता था और न ही अपने कमरे में आने की किसी को अनुमति देता था। यही सारी बातें मुझे पहले शक में डाल देती तो 2-3 लड़कियों की जिंदगी में बर्बाद होने से बचा लेती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।